हेलो एवरीवन। हम जो है इस लेक्चर के अंतर्गत जो है वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड सजेशंस फॉर करिकुलम का जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले जो है हम इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66 को जो है वो पढ़ चुके हैं। ये जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि सजेशन एंड रिकमेंडेशंस इन करिकुलम डेवलपमेंट एज पर द फॉलोइंग कमीशंस, इसके अंतर्गत जो हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसको कि नेशनल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है कि ये जो पॉलिसी है ये 1986 के अंतर्गत आई और इसमें क्या क्या सुझाव दिए करिकुलम के बारे में। तो इसके विषय में हम जैसे पढ़ रहे हैं तो ये कहता है कि जो हमारी एक शिक्षा जो प्रणाली थी उस समय में सबको इस चीज का एहसास हो चुका था कि शिक्षा का जो है वो क्या है, एक व्यापक स्तर पर जो है वो सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा एक राष्ट्रीय विषय के रूप में एक निकल करके उस समय आ गया था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो दो कमीशन आ चुके थे, दो से भी 3 कमीशन आ चुके थे उस समय तक और पॉलिसी भी आ चुकी थी। तो शिक्षा के अंतर्गत जो है काफी सुधार हो चुका था, लेकिन फिर भी शिक्षा के अंतर्गत कुछ कमियां रहती थी जिनको दूर करने के लिए क्या है, ये जो है 1986 की जो नीति है ये सुधार के साथ जो है वो करिकुलम में सुधार के साथ जो है हमारे सामने आई। और इसमें क्या है, जो स्कूली शिक्षा है उसको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के साथ कैसे जोड़ा जाए इस विषय पर इसने अपने सुझाव दिए। और क्या है, जो राष्ट्र, क्योंकि शिक्षा पूरे राष्ट्र के लिए जरूरी थी, इसलिए इसने कहा कि जो हमारी शिक्षा की नीति है वो क्या होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और शिक्षा क्या है, इसने कहा कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति का जो है वो सर्वांगीण विकास करना है। तो व्यक्ति को सर्वांगीण विकास को उन्होंने स्वीकार करते हुए ये महसूस किया कि शिक्षा एक राष्ट्रीय प्रक्रिया है और राष्ट्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन के रूप में भी जो है वो इसको लागू किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर इससे पहले जो 1968 की नीति आई, इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो वो जो 1968 की नीति आई उसने भी क्या किया, उसने कुछ एक मेन बिंदुओं पर काम किया था ताकि आपको थोड़ा सा अगर फीडबैक मिल जाए, आपको पता लगे कि पहले हमारी परिस्थितियां क्या थी और पहले वाली हमारी जो पॉलिसी थी उस पर हमने कहाँ कहाँ काम किया था। तो इससे आपका क्या होगा, आगे वाला काम जो है वो आसान हो जाएगा। तो देखिए, ये जो शिक्षा प्रणाली है इसने कहा 1968 की जो पॉलिसी आई, इसने कहा कि जो शिक्षा प्रणाली की क्या है, मौलिक पुनर्निर्माण उसका किया जाना चाहिए। मौलिक पुनर्निर्माण क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज को दोबारा से करते हैं, ओरिजिनल रूप से करते हैं, ठीक है, तो जो मौलिकता के साथ या जो नएपन के साथ जिस काम को किया जाए, शिक्षा का पुनर्निर्माण किया जाए कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको हम पुनर्संरचित करें, इस चीज को लेकर के इस प्रणाली ने काम किया था। उसके बाद इनकी जो प्राइमरीज थी वो क्या थी कि सभी अवस्थाओं में की जो अवस्थाएं हैं टीचिंग की, उसमें क्या है, उसकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसके अंदर क्या है, सुधार लाया जाए। थर्ड इसका था कि जो विज्ञान है, साइंस है और जो टेक्नोलॉजी है उसको शिक्षा में बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जब शिक्षा के अंदर टेक्नोलॉजी और जो है वो क्या है, साइंस, दोनों चीजों का आपस के अंदर जोड़ बढ़ जाता है, तालमेल बढ़ जाता है, तो क्या है, शिक्षा जो है वो ऑटोमेटिकली नवीनीकरण पर आधारित हो जाती है और जो नए से नए उपकरण, नए से नए टूल्स हम इसके अंदर प्रयोग करते हैं, जो कि क्या है, हमें रिसर्च की तरफ प्रवृत्त कर देते हैं, हमें नए नए कामों को सिखाते हैं जिससे हमें नए नए अनुभव होते हैं। और कंपैरेटिवली क्या है, हम जो हमारा जो लेटेस्ट जो अपडेट होता है वो इसके साथ है जुड़ जाता है, जो कि समय की जरूरत होती है, क्योंकि शिक्षा क्या है, शिक्षा और समाज दोनों जो चीजें हैं वो क्या है, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों जुड़ी हुई हैं और एक के अंदर जब चेंज आता है तो दूसरे के अंदर भी चेंज आना आवश्यक है। तो शिक्षा को जैसे समाज में चेंज आएगा तो शिक्षा को में चेंजिंग भी आने के लिए क्या है, हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी के पर आधारित जो शिक्षा है उसके साथ हमें जुड़ना जरूरी होगा। फिर है कि सभी जो नैतिक मूल्य हैं उनको विकसित किया जाए, कि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हम जुड़ जाते हैं, अच्छी बातें हैं, बहुत हम नवीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जो मोरल वैल्यूज हैं उसको भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि समाज के अंदर रहते हुए हमें क्या है, कुछ मोरल वैल्यूज को भी फॉलो करना होता है, समाज के अंदर रहते हुए हमें कुछ नैतिक सिद्धांतों पर भी काम करना होता है, ठीक है। तो उसको भी डेवलप करने के लिए क्या है, फोकस इस नीति ने किया था कि बच्चे को करिकुलम के अंदर हम क्या है ऐसे विषय डालें जिससे कि बच्चे की मोरलिटी का विकास हो, बच्चे की मोरलिटी का डेवलप हो।
ठीक है। नेक्स्ट इसका जो था वो था कि लोगों के जीवन और शिक्षा में क्या है, आपस के अंदर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। घनिष्ठ संबंधों पर इन्होंने बल दिया कि शिक्षा को क्या है, लोगों के जीवन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जब शिक्षा जीवन के साथ जुड़ी होती है इट मीन्स कि वो प्रैक्टिकल हो जाती है, और जो चीजें प्रैक्टिकल होती हैं वो ही हमारे लिए क्या है, जरूरी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं या प्रैक्टिकल जो एजुकेशन है उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो ये इस नीति का फोकस था जिस पे इन्होंने काम किया। लेकिन फिर भी इसके बाद भी क्या है, एक जो है 1986 में नई नीति हमें बनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे जो शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, 1986 के अंदर एक नई समिति का गठन किया गया, नई पॉलिसी का गठन किया गया, जिसके कि जो 3 मुख्य चरणों पर जिसने काम किया। ठीक है, 3 मुख्य चरणों के रूप में ये जो है वो पॉलिसी आई, जिसमें क्या था कि फर्स्ट की 1985 में क्या है, ई शिक्षा के चैलेंज का जो प्रकाशन इसने किया कि शिक्षा को कंप्यूटर के साथ जोड़ देना, शिक्षा को ई कंटेंट के साथ जोड़ देना, जो कि उस समय की क्या थी, एक मेजर चैलेंज था कि शिक्षा, क्योंकि उस समय इतने कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा शिक्षा बच्चे को देनी और कंप्यूटराइज फॉर्म में शिक्षा देनी, तो ये अपने आप में क्या था, इसका जो प्रकाशन था ये इस नीति के अंतर्गत आया। और ये ई शिक्षा का जो चैलेंज था ये अपने आप में बहुत अधिक मेजर चैलेंज था। फिर दूसरा इसमें आया कि जो 29 पेजों वाले अभिलेख का प्रकाशन, ये जो रिपोर्ट आई इसका क्या है, 29 पेजों वाला जो अभिलेख आया उसका प्रकाशन, और 1 जनवरी 1986 में शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति है इसका प्रकाशन। ठीक है, ये दो उसका सेकंड मुख्य चरण था, मुख्य चरणों के रूप में ये पॉलिसी आई। सेकंड क्या था, 29 पेजों वाले अभिलेख का प्रकाशन, और 1 जनवरी 1986 में शिक्षा की जो राष्ट्रीय नीति 1986 उसका प्रकाशन। थर्ड इसके अंतर्गत आया कि अगस्त 1986 में एक्शन प्रोग्राम के जो विस्तृत 204 पेजों वाले अभिलेख का प्रकाशन। ये देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, इसका जो पेजों का जो अभिलेख का प्रकाशन था ये भी तीसरे चरण के अंतर्गत इसका आया। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय नीति अभिलेख में क्या है, प्रस्तावना और जो शिक्षा है उसका पूर्ण विस्तार, पूर्ण डिटेल दिया गया है, जो कि आगे क्या है 12 भागों में बांटा गया है। स्टूडेंट्स, ये थे इसके मुख्य चरण। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सजेशंस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन्होंने क्या क्या दिए। ठीक है, पहला इसके अंतर्गत आपका आएगा सांस्कृतिक जो विषय है, ठीक है, या जो संस्कृति का जो विकास है वो कैसे हो, इस विषय पर इन्होंने डिस्कस किया। सबसे पहले सांस्कृतिक दृष्टिकोण को इसने अपनाया सजेशंस के अंदर। सबसे पहला सांस्कृतिक दृष्टिकोण का विकास, दृष्टिकोण का विकास। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल हेरिटेज, एटीट्यूड या हेरिटेज। ठीक है, क्या है शिक्षा, क्या है शिक्षा, कहता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें हमारी क्या है संस्कृति के साथ जोड़ के रखती है ना। तो संस्कृति के अंदर क्या क्या जो चीजें हमारी अच्छी चीजें थी जिनको हम शिक्षा के माध्यम से आगे पहुंचाएं, किन चीजों के हमारी संस्कृति की जो मूल्यवान चीजें हैं उनको हम शिक्षा के साथ कैसे जोड़ें और कैसे अपने आप को क्या है, जैसे कि एक पेड़ रूट्स के साथ जुड़ा रहता है, हम भी अपने आप को रूट्स के साथ कैसे जोड़ें, कैसे जो है अधिकतम मात्रा में शिक्षा के अंतर्गत हमारे जो क्यूरिकुलम के अंतर्गत हम शिक्षा को लेकर के आए, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो प्राचीन मूल्य जैसे सत्यम शिवम सुंदरम, जो सौंदर्यता है, जो एक रूपता है हमारी संस्कृति की है, और जो शिष्टता है, ऐसे जो संवेदनशील मूल्य हैं, वो ऐसे ऐसे संवेदनशील जो दृष्टिकोण है वो हम हमारे देश के बच्चों के अंदर लागू करें। ये इस एजुकेशन पॉलिसी के जो थ्रू है वो मुख्य सजेशंस के रूप में हमारे पास सबसे पहले
आया। और जो विश्वविद्यालय प्रणाली है उसके अंदर हमारा क्या है, हमारा जो पुरातत्व विभाग है, जो कला विभाग है, जो नवीनीकरण विभाग है ना, और जो अन्य उच्चतर अधिगम की जो संस्थाएं हैं उनका आपस के अंदर जो है वो संपर्क किस प्रकार से स्थापित किया जाए, किस प्रकार से फाइन आर्ट्स के साथ इसको जोड़ा जाए और होम साइंस के साथ इसको जोड़ा जाए, संगीत के साथ इसको जोड़ा जाए, क्षेत्रीय जो विधाएं हैं, जो क्षेत्रीय कलाएं हैं उनके साथ इसको कैसे जोड़ा जाए, इस चीज पर जो है वो मेनली इन्होंने सजेशंस दिए थे। सेकंड इनका था मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा, बच्चे को क्यूरिकुलम के माध्यम से मूल्य शिक्षा दी जाए, वैल्यू एजुकेशन बच्चे को दी जाए, जिसमें क्या है बच्चा अपने व्यक्तित्व का विकास करे, व्यक्तित्व नागरिकता के अच्छे गुणों का विकास करे। वैल्यू एजुकेशन जो है वो समाज की, अगर वैल्यू एजुकेशन समाज के अंदर नहीं दी जाती है तो जो समाज के अंदर हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसलिए समाज में एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी वैल्यू एजुकेशन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। और ये जो है वैल्यू एजुकेशन पर मुख्य रूप से इन लोगों ने क्या है संस्कृति के माध्यम से इसको सार्वभौमिक रूप से इसको लागू करने का प्रयास इन्होंने किया था। और सामाजिक और जो नैतिक मूल्य हैं उनको विकसित करने के लिए शिक्षा के अंदर कितने सारे रिफॉर्म्स करने के लिए इन्होंने सुझाव दिया। नेक्स्ट इन्होंने भाषाओं पर बल दिया। भाषाएं जो शिक्षा है, जो एजुकेशन नेशनल पॉलिसी थी, इसने कहा कि विभिन्न भाषाओं का समावेश करके हम शिक्षा को नया रूप दे सकते हैं। शिक्षा के अंदर भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि बच्चे जो है वो नई नई भाषाओं को सीख सकें और भाषा के जो विस्तृत रूप है उसका अर्थ ग्रहण कर सके। फिर इन्होंने पुस्तकें और जो पुस्तकालय हैं, पुस्तकें और पुस्तकालय, इस पर इन्होंने बल दिया। पुस्तकालय, लाइब्रेरीज जिनको हम कहते हैं, इन्होंने कहा कि जो है हमें शिक्षा में सुधार करने के लिए क्या है, पुस्तकों की संख्या को बढ़ाना जरूरी है, अच्छी पुस्तकों को देना जरूरी है, अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन जरूरी है और साथ ही साथ क्या है जो पुस्तकालय हैं उनकी व्यवस्था भी करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पुस्तकालयों के अंदर अच्छी पुस्तकों का समावेश होगा तो उससे क्या है ज्ञान का जो रूप है, ज्ञान का जो नवीनीकरण है, ज्ञान का जो भंडारण है वो किया जा सकता है और हम अपने ज्ञान को क्या है आगे से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर जो है वो बहुत सारी गुणवत्तापूर्ण काम हम कर सकते हैं और कम से कम कीमत के अंदर हम अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें पुस्तकालयों के माध्यम से बच्चों को देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ज्ञान का जो प्रकाश है वो चारों दिशाओं में फैल जाएगा। फिर इन्होंने बात की थी जनसंचार साधन और शिक्षा तकनीक की। जनसंचार साधन, जनसंचार साधन और शिक्षा तकनीक, शिक्षा तकनीक, शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ना और जनसंचार के साथ जोड़ना, मास कम्युनिकेशन जिसको हम कहते हैं कि शिक्षा क्या है हर व्यक्ति तक पहुंचे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचे। क्योंकि देखिए वहां पर हमने बात की थी ई चैलेंज की बात की थी कि बच्चे को क्या है, बच्चे को ई एजुकेशन हमने देनी है, कंप्यूटर एजुकेशन हमने देनी है, तो जो शिक्षा को टेक्निक के साथ जोड़ दिया जाएगा तो शिक्षा का रूप क्या है विकसित हो जाएगा, शिक्षा जो है वो समृद्ध फॉर्म में अपने पहुंच जाएगी। ठीक है, और जो शैक्षणिक तकनीकी का जो प्रभाव है वो क्या है, वो हम न केवल बच्चों के लिए बल्कि क्या है अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। और जब अध्यापक ट्रेंड अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा तो जो टैलेंट अध्यापक के अंदर है उससे भी बच्चे के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर जो अपना स्किल्स है वो तो है ही है, बल्कि वो टीचर से भी और ज्यादा ट्रेंड हो जाएगा, ट्रेन टीचर से पढ़ करके, तो उसके अंदर क्या है दोहरी क्षमता का विकास हो जाएगा। इस तरह की जो सुझाव थे इनके थे। फिर इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस पर भी इन्होंने बल दिया था, वर्क एक्सपीरियंस या कार्य अनुभव, कार्य अनुभव। ये जो नीति है ये कहती है कि बच्चे को हम काम के द्वारा सिखाएं, बच्चे को वर्क एक्सपीरियंस कराएं, बच्चे को ऐसे कुछ काम दिए जाएं जिससे कि बच्चे क्या है जो उसके भावी जीवन के लिए उसका जो है वो भावी जीवन के लिए जरूरी हो, भावी जीवन में इसका उपयोग कर सके। अगर किसी काम को किसी एक्सपीरियंस को वो गेन करता है, वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है उसका भविष्य जो है वो उसके लिए
मददगार होगा, उसके भविष्य के लिए वो जो है वो काम जो है वो मददगार रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने एनवायरमेंटल एजुकेशन की भी बात की थी कि जो शिक्षा है उसको पर्यावरण के साथ जोड़ दिया जाए, पर्यावरण की शिक्षा जो है वो बच्चे को दी जाए, शिक्षा को पर्यावरण के साथ जोड़ दिया जाए, पर्यावरण से जोड़ा जाए, या बच्चे को क्या है पर्यावरण की शिक्षा दी जाए। पर्यावरण से अगर हम बच्चा जो है वो वाकिफ होगा तो क्या होगा, उसे अच्छे बुरे का, प्रकृति का नियमों का, प्रकृति के नियम का, सब चीजों का ज्ञान होगा। तो जो एजुकेशन होगी वो क्या है व्यवहारिक होगी, उसे अपना सेल्फ प्रोटेक्शन और सेल्फ डेवलपमेंट ये सारी जो भावनाएं हैं उसके साथ वो जुड़ जाएगा। कौन कौन सी चीजें, और फिजिकल एजुकेशन की भी बात इन्होंने की थी कि बच्चे को शारीरिक शिक्षा दी जाए। तो जो पर्यावरण की शिक्षा बच्चे को देंगे तो उसके साथ साथ क्या है उसकी जो शारीरिक ज्ञान है वो भी पर्यावरण शिक्षा से, शारीरिक जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी उससे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने मैथमेटिक्स की टीचिंग की बात की थी, साइंस एजुकेशन की भी बात इन्होंने की थी, गणित की शिक्षा की बात की, और विज्ञान की शिक्षा की इन्होंने बात की। इस पॉलिसी में विज्ञान की शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा की भी इन्होंने बात की, व्यवसायिक शिक्षा। इन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर कम से कम कुछ एक विषय तो ऐसे हों जो हमारे व्यवसायों के साथ हमें जोड़ सके, ताकि बच्चा जो है वो किसी व्यवसाय को अपना करके अपने जीवन यापन आराम से कर सके। और उन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो मूल्यांकन है हमारा, मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या किया जाना चाहिए, मूल्यांकन प्रक्रिया का सुधार होना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार पर भी इन्होंने बल दिया। और उन्होंने क्या है अध्यापकों की जो है उस पर भी इन्होंने कुछ सुझाव दिए कि अध्यापक को किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार अध्यापक को जो है वो नए नए ज्ञान से परिचित होना चाहिए। और सरकार और समुदाय को क्या है अध्यापकों को इस प्रकार से उत्पादकता पूर्ण और सृजनात्मक क्षेत्रों में सहायता और प्रेरणा सरकार को देनी चाहिए, ताकि क्या है जो अध्यापक है वो क्या है वो तनावग्रस्त ना रहे, नए नए प्रोडक्ट के रूप में काम करे, नए नए उसको सामने जो है वो अवसरों की उपलब्धि जो सरकार करवाए अध्यापकों को करवाए, और अध्यापकों को क्या है अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करने के लिए जो मोटिवेट करे रिसर्च करने के लिए, इसके लिए क्या है उपयुक्त जो नए संचार के तरीके हैं उनको लागू करवाया जाए, और समुदाय की जो जरूरतें हैं उनके साथ उसको जोड़ा जाए, और उनकी मॉनिटरिंग भी करवाई जाए, और मेरिट को आधार बना करके ही जो है वो क्या है अध्यापकों की में नियुक्ति की जाए, ताकि क्या है इससे जो बेसिक स्किल्स थे, स्किल्स बेस्ड टीचर जो हैं वो इस प्रोफेशन के अंदर आए, और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें क्या है वृद्धि हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सभी स्तरों के जो अध्यापक हैं उनका जो वेतन भत्ता है उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर उनको दिया जाए, और पेशे से संबंधित उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, जो अच्छा रिस्पॉन्स देने वाले अध्यापक हैं उसमें क्या है उसकी स्थिति जो है वो क्या है निर्धारित करनी चाहिए, ठीक है। ये जो है वो नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो अध्यापकों से जुड़ी हुई थी। और क्या था इन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रीय स्तर संगठन है, एसोसिएशन है जो नेशनल लेवल पर अध्यापकों के लिए क्या है वो व्यवसायिक नीति के लिए क्या है व्यवसायिक नीतियों के लिए कोड तैयार करें, ठीक है। ये अध्यापक का जो व्यवसाय है उसको जो है वो किन किन मानकों पर जो है वो आधारित होना चाहिए, इस तरह का जो है इनके सुझाव थे। नेक्स्ट इन्होंने बात की थी टीचर एजुकेशन की, इन्होंने बात की थी कि जो अध्यापक है टीचर एजुकेशन या अध्यापक शिक्षा कि अध्यापकों को क्या है समय समय पर शिक्षित परिशिक्षित किया जाए अध्यापकों को, क्योंकि अध्यापक भी क्या है क्योंकि काफी सालों से जो है वो इस कार्य में जुड़े रहते हैं, तो उनका भी जो ज्ञान है वो भी अपडेट होना चाहिए, उनको भी नवीन ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो अध्यापकों के लिए क्या करना चाहिए डाइट के माध्यम से एलिमेंट्री स्कूल अध्यापकों के लिए जो क्या है वो पूर्व सेवा भी अध्यापकों को दी जाए डाइट के माध्यम से। उसके साथ ही साथ क्या है
जो सेवाकालीन कोर्सों का गठन करने के लिए भी इन्होंने सुझाव दिया था कि जो इन सर्विस हैं, जो परी सर्विस हैं, दोनों जो अध्यापक हैं उनके उत्थान के लिए, उनकी शैक्षणिक, उनकी एकेडमिक जो है उसको सुधार करने के लिए क्या है, इस तरह के कोर्सों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और जो शिक्षा का प्रबंधन है, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छी बात की कि जो शिक्षा का प्रबंधन है उसका भी उचित तरीके से क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं कि शिक्षा में नीतियां तो बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा में नीतियां तो बनाई जाती है, लेकिन जब शिक्षा का मैनेज करते हैं, उन नीतियों को जब हम लागू करते हैं, उन शिक्षण विधियों को जब हम लागू करते हैं, करिकुलम को हम लागू करते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर क्रिएट होती हैं। तो उसके लिए क्या है, हम सरकार जो है वो इस तरह का प्रयास करे कि जो उसका मैनेजिंग है वो अच्छे से हो, जो उसका शिक्षा का जो काम है वो उसमें क्या है, डेमोक्रेसी की भावना पर आधारित हो, और दूसरा विकेंद्रीयकरण की भावना पर आधारित हो। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की इन्होंने यहाँ पर बात की, और उन्होंने कहा कि जो योजनाएं हैं शिक्षा के क्षेत्र में, जो लंबी योजनाएं हैं, उनको चलाने के लिए क्या है, जो प्राथमिकता के साथ उनको लागू किया जाए, और समय के साथ साथ वो जो योजनाएं पूरी हों, इस तरह के जो काम हैं वो सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ नेशनल लेवल पर भी उन्होंने काफी जो है वो सुधार की बात की कि नेशनल लेवल पर भी क्या है, जो शिक्षा के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका पुनर्निरीक्षण किया जाए, उसका रिव्यू किया जाए कि किस प्रकार की नीतियां हम बना रहे हैं, किस प्रकार का करिकुलम हम बना रहे हैं, और उनके अंदर आवश्यक चेंजिंग जो है वो कहाँ कहाँ जरूरी है, और उसके लिए फिर नए सिरे से काम किया जाए, फीडबैक लिया जाए। इसके बाद उन्होंने स्टेट लेवल पर भी बात की कि स्टेट लेवल पर भी क्या है, जो शिक्षा है उसमें क्या है, जो राज्य सरकारें हैं वो राज्य परामर्श बोर्डों के माध्यम से जो है वो शिक्षा की जांच करें, और शिक्षा के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट है उसमें काम करें। फिर उन्होंने कहा कि जो समुदाय हैं, समुदायों का भी अपना रोल रहता है, तो जो लोकल लेवल पर काम है शिक्षा से संबंधित वो भी होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने जो स्वयंसेवी एजेंसियां हैं उनका भी जो है वो उनको भी प्रेरित किया, उनको उनकी जो स्थापना है उसको करने पर भी बल दिया कि जो शिक्षा प्रक्रिया है वो क्या है, वो ऐसी प्रक्रिया है जो कि केवल ना तो स्टेट लेवल से इसमें काम चलेगा, ना ही राष्ट्रीय लेवल से काम चलेगा, लेकिन जो क्योंकि क्या काम जो है वो स्थानीय लेवल से शुरू होता है, तो स्थानीय लेवल पर भी अगर इस तरह की एजेंसी हैं जो कि शिक्षा की क्वालिटी में सुधार करेंगी, उसकी जांच करेंगी और उसमें अपना सहयोग देंगी अच्छे से, तो उससे क्या है, शिक्षा का जो स्तर है वो क्या है, आगे बढ़ जाएगा, शिक्षा का वाणिज्यीकरण हो जाएगा। और जो अनेक संस्थाएं हैं, वाणिज्यीकरण का क्या है, वाणिज्यीकरण करने के लिए खोले जाने वाले संस्थानों वाणिज्यीकरण नहीं करना, क्योंकि वाणिज्यीकरण क्या, व्यापारीकरण हो गया एक प्रकार से, लेकिन जब व्यापारीकरण शिक्षा के अंदर आ जाता है तो शिक्षा जो है वो गुणवत्ता से हट जाती है। इसलिए शिक्षा को क्या है, शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का विषय ही रहने देना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने जो है रिसोर्सेज के रिव्यूज की बात की कि जो शिक्षा से संबंधित जो रिसोर्सेज हैं उनका समय समय पर क्या है, रिव्यू किया जाना चाहिए, पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए, और भविष्य में जो भारत की शिक्षा की जो आकृति है वो क्या होगी, इस पर भी जो है वो समय समय पर पॉलिसीज बननी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहुत सारे स्टेप्स हमने पढ़े, जिसमें से कि इसके अलावा भी और बहुत सारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने काम किया। और ये जो 1986 की नीति है, ये अपने आप में बहुत सारे जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर के आती है, चाहे वो संस्कृति का है, मूल्य शिक्षा से संबंधित है, भाषाओं से संबंधित है, पुस्तकों से संबंधित है, पुस्तकालयों से संबंधित है, मास कम्युनिकेशन एंड जो शिक्षा तकनीक, कार्य अनुभव, शिक्षा में पर्यावरण, मैथ और साइंस की जो एजुकेशन, व्यवसायीकरण, मूल्यांकन, अध्यापक शिक्षा का जो मैनेजमेंट है वो कैसे हो, उसके साथ साथ जो है स्टेट लेवल पर किस तरह संस्थाएं खुले, राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह संस्थाएं खुले, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो कैसे जो है इसका रिव्यू करें, कैसे जो है सारी इस प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे से मैनेज करें, इस विषय पर इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।